नेता प्रतिपक्ष की कुछ बातों को लेकर के बहुत आश्चर्य हो रहा था। और ऐसा लगता था कि एक होता है कि व्यक्ति चुनावी सभाओं में बात करता है, वहां पर वह अपनी अपनी मीठी मीठी बातों को बोलता है, लेकिन सदन में चुना गया सदस्य तो यह प्रदेश के अलग अलग भागों से चुन करके आया है। जमीनी धरातल की बात उनके सामने अगर होती तो बहुत अच्छा होता। और मुझे उनकी भाषण पर एक बात कहनी है कि नजर नहीं है, नजारों की बात करते हैं, जमी पे चांद सितारों की बात करते हैं। वो हाथ जोड़ के बस्ती को लूटने वाले भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। मैं धन्यवाद देता हूं माननीय नेता प्रतिपक्ष को कि उन्होंने अपने भाषण को यहां पर बजट के दौरान मजबूती से रखा, लेकिन कभी कभी वह अपने भाषण में फिसल भी जा रहे थे। मैं उस पर आगे चर्चा भी करूंगा। और खासतौर पर उन्होंने एक बात कही कि जो आज महोदय, इससे पहले एक कार्यक्रम में मैं था जिसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा देश के अन्नदाता किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 11वीं किस्त डीबीटी के माध्यम से अन्नदाता किसानों के खाते में भेजने का कार्य किया है। उत्तर प्रदेश के 2,55,00,000 किसान उससे लाभान्वित हुए हैं। और मैं आभारी हूं प्रधानमंत्री जी का कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश के 12 करोड़ किसान प्रतिवर्ष 6,000 रुपये सालाना इस योजना के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं। ऐसी तमाम योजनाएं थी। लाभार्थी परक योजनाओं के बारे में प्रधानमंत्री आवास योजना है, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत मिले हुए इज्जत घर के बारे में, या फिर सौभाग्य योजना में विद्युत कनेक्शन है, उज्ज्वला योजना में रसोई गैस का कनेक्शन है, जीवन ज्योति बीमा योजना है, आयुष्मान भारत है, और भी तमाम योजनाएं जो लाभार्थी परक योजनाएं थी, उनके साथ प्रधानमंत्री जी ने संवाद भी बनाया। माननीय नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे कि समाजवाद है। अच्छा है कि कम से कम समाजवाद के बहाने ही उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के गरीब कल्याणकारी योजनाओं को स्वीकार किया है, उनको अप्रिशिएट किया है। लेकिन ये जो योजनाएं हैं, ये योजनाएं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की अंत्योदय की भावना से प्रेरित है, जिसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि आर्थिक योजनाओं द्वारा आर्थिक प्रगति का माप समाज के ऊपर की सीढ़ी पर पहुंचे हुए व्यक्ति नहीं, बल्कि सबसे नीचे के पायदान पर विद्यमान व्यक्ति से होगा। और उस व्यक्ति के जीवन स्तर पर सुधार करने की दिशा में ही स्वावलंबन की प्रक्रिया, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की इस प्रक्रिया का एक कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें हर व्यक्ति को सशक्त बनाने की, गरीबों को सशक्त बनाने की, उनके उन्नयन की दिशा में एक कार्यक्रम उसी प्रयास का हिस्सा है। ये पंडित
दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय की भावना से प्रेरित ये योजना है और इस देश से मुझे लगता है कि इस दिशा में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की केंद्र सरकार के 8 वर्ष के सफलतम कार्यकाल में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत इस परिकल्पना को साकार करते हुए हम सब देख पा रहे हैं। महोदय, मैं देख रहा था कि अचानक अपने भाषण को आगे बढ़ाते बढ़ाते नेता प्रतिपक्ष उस दिन बाद में कुछ ऐसे मुद्दों पे आ गए जिनका बजट से संभवतः बहुत वास्ता रहा हो या न रहा हो। और कुछ ऐसी बातों को इस सदन में कहने लग गए थे जिसका खामियाजा प्रदेश अतीत में बहुत भोग चुका है, आज से उभर चुका है प्रदेश। उत्तर प्रदेश आज एक नई दिशा की ओर बढ़ रहा है। लेकिन उनके भाषण से मुझे दुष्यंत कुमार की पंक्तियां याद आ गई कि कैसे मंजर सामने आने लगे हैं और गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं। भाषण बजट पर केंद्रित होते तो लोग मानते, जो भी रहा होगा, मैं खैर उस पर आऊंगा भी। लेकिन बजट पे भाषण केंद्रित होता क्योंकि प्रोसीडिंग का हिस्सा बनेगा। और यद्यपि हमारी भारतीय संस्कृति तो इस बात को मानती है कि शब्द ब्रह्म है, हम जो बोलते हैं वो नष्ट नहीं होता है, और फिर यहां पर जो कुछ बोलते हैं वो विधानसभा की प्रोसीडिंग का हिस्सा बनेगा, विधानसभा की प्रॉपर्टी का हिस्सा बनेगा। जब तक हमारा लोकतंत्र है तब तक यहां की दीवारों में यहां की लाइब्रेरी का हिस्सा होगा और आने वाली पीढ़ी को निरंतर उन सब बातों की तरफ सोचने के लिए मजबूत करेगा कि कैसे लोगों ने क्या बात कब कही थी। और इसलिए जब हम बोलते हैं तो बहुत सोच समझ करके हम लोगों को उन बातों को सदन में रखना चाहिए जो वर्तमान के लिए भी भावी पीढ़ी के लिए भी एक मार्गदर्शिका के रूप में काम आ सके। और इसी दृष्टि से मैं कह रहा था, मैं देख रहा था माननीय नेता प्रतिपक्ष को, एक तरफ किसान की बात कर रहे थे, दूसरी तरफ उन्हें गोबर में बदबू नजर आ रही थी। कैसी विडंबना है। गोबर तो हमारे यहां गाय का गोबर तो बड़ा पवित्र माना गया है, और मुझे लगता है कि थोड़ा भी नेता प्रतिपक्ष हम लोगों से नहीं मानते, हो सकता है वे पूजा ना करते हो, लेकिन मैं वही आ रहा हूं। मुझे लगता है कि अगर आपने चचा शिवपाल जी से ही कुछ सीखा होता तो पूजा कैसे होती है, और पूजा में जब स्वीकार कर लेना, आप देखते होंगे घरों में जब पूजा होती है हर एक जगह मूर्ति नहीं होती। हाँ, गाय का गोबर, आप तो इसीलिए यही चाचा के संपर्क में आने का परिणाम है ये। ओह, तो इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि आप उस गोवर्धन को कहते थे कि गोबर हमें नहीं चाहिए। आप मुझे बताइए, कृषि प्रधान देश भारत की कृषि प्रधान व्यवस्था
बगैर गाय के नहीं हो सकती और बगैर गाय के गोबर से नहीं हो सकती है। गाय के गोबर यानी ये पूजा से लेकर के संस्कार से लेकर के भारत की कृषि प्रधान व्यवस्था को जो हम लोग नेचुरल फार्मिंग के नए कार्यक्रम को लेकर के आ रहे हैं, ये नेचुरल फार्मिंग के साथ में तो चाहूंगा आप में से बहुत सारे माननीय सदस्य इसमें किसान हैं, प्रगतिशील किसान हैं। आप देखना, नेचुरल फार्मिंग आपके पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर और केमिकल की जितनी समस्या यानी जो भी ये इससे इफेक्ट, साइड इफेक्ट है, इससे मुक्त करते हुए आप एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट देने की स्थिति में होंगे। और ये नेचुरल फार्मिंग बगैर गौ माता के संभव नहीं है। जिस उत्तर प्रदेश ने इतने प्रधानमंत्री दिए हों और लगातार प्रधानमंत्री यूपी की वजह से बन रहे हो इनकी सरकार के, वो सरकार दिल्ली और यूपी की सरकार में हमारा शिक्षा का ये स्तर, और प्राइमरी स्कूल में मैं हमेशा जाता हूं और मैं एक बार नहीं गया, जब मैं मुख्यमंत्री था तब भी मैं गया और मैं अपनी भी कमी जानता हूं। जब मैं एक स्कूल में गया, मैं जाकर के बच्चे से पूछा कि पहचाना आपने मुझे? तो वो छोटा सा बच्चा बोला कि हां मैंने पहचान लिया। मैंने पूछा कौन हूं मैं? तो बोले आप राहुल गांधी हैं। सोचिए आप जैसे नेता प्रतिपक्ष ने एक बात और कही कि उन्होंने अपने समय में बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों का दौरा किया और एक बच्चे से उन्होंने पूछा कि मुझे पहचानते हो? तो उसने कहा कि हां राहुल गांधी है। बच्चे भोले भाले होते हैं लेकिन मन के होते हैं सच्चे। जो बोला होगा बहुत सोच समझ के ही बोला होगा। फर्क बहुत ज्यादा नहीं है। फर्क केवल यह है कि राहुल गांधी जी देश के बाहर देश की बुराई करते हैं और आप उत्तर प्रदेश के बाहर उत्तर प्रदेश की बुराई कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में जो कुछ भी हुआ है, हमने कभी नहीं कहा कि हम ही ने किया है, सबने किया है। 4 बार समाजवादी पार्टी को भी प्रदेश में शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ, बहुजन समाजवादी पार्टी को भी हुआ, कांग्रेस ने लंबे समय तक प्रदेश में शासन किया, भारतीय जनता पार्टी को भी 4थी बार सत्ता में रहने का अवसर प्राप्त हुआ है। हर एक ने अपने अपने समय में कुछ ना कुछ नया किया है, करने का प्रयास किया है। अलग विषय परिणाम क्या है, और परिणाम वही ला सकता है